हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस का केमिस्ट्री क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले आया हूँ। इस लेक्चर में आपके लिए केमिस्ट्री, साइंस और बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। यह वीडियो आपका नॉलेज तो बढ़ाएगा, किंतु साथ में यह आपको रेलवे, एसएससी एग्ज़ाम और सीयूईटी, यहाँ तक कि मेरा ऐसा विश्वास है कि यह आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा या आपको नहीं आ रहा होगा। आप इसको देखिए और ये पहला वीडियो है, मुझे फीडबैक करिएगा। मैं केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले शॉर्ट में केमिस्ट्री की मैं हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वहाँ से भी आपको बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री के जो है प्रीलिमिनरी हिस्ट्री यानी प्रारंभिक इतिहास जिसको बोला जाए हिस्ट्री का, तो वो 1500 एडी से पहले का माना जाता है। केमिस्ट्री का 1500 एडी से पहले का माना जाता है, जिसमें हम रामायण काल में संजीवनी बूटी के बारे में बात करते हैं और महाभारत काल में मोहन अस्त्र जैसे हैं इनके बारे में बात की जा रही है, और भी ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कनाद ऋषि के और दूसरा एल्केमिस्ट, ये कंसेप्ट भी इस पीरियड में आते हैं। ये मोहन अस्त्र पाइजन केमिकल हुआ करता था। अब यहाँ से देखते हैं अपन पीरियड ऑफ मेडिसिन पीरियड जो है 1500 से लेकर 1625 तक माना जाता है। दूसरा है पीरियड ऑफ गैसेस। इस समय गैसेस की डिस्कवरी हुई थी बहुत सारी, जिसमें मेन है कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। याद रखिए, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया और प्रिस्ट ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। इसके अलावा बॉयल ने कई प्रकार के गैस के लॉ दिए थे और यहाँ पर गैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई। और इसके बाद वाला है फ्लोजिस्टॉन। याद रखिएगा इसको, फ्लोजिस्टॉन पीरियड को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फ्लोजिस्टॉन क्या है। फ्लोजिस्टॉन कंसेप्ट क्या था? इस समय के साइंटिस्ट का मानना था कि जब हम किसी मटेरियल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से नेगेटिव पार्ट निकल जाता है। लास्ट में जो बचता है कंपाउंड का, वो वेट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। अब ये कंसेप्ट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं था, किंतु ये कंसेप्ट चलता था, इसलिए आपको एग्जाम में आ सकता है ये, और आता भी है कि फ्लोजिस्टॉन पीरियड क्या था। फ्लोजिस्टॉन पीरियड वह था जिसमें यह विश्वास किया जाता था कि मटेरियल को जब हम जलाते हैं तो नेगेटिव पार्ट मटेरियल के जलने पर निकल जाता था, बचे हुआ भाग जो कंपाउंड का रहता था उसका वेट ज़्यादा होता था, इंक्रीज होता था। लास्ट पीरियड मॉडर्न पीरियड है जो अपन देख रहे हैं, यह केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आगे चलूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? तो सबसे पहले केमिस्ट्री वर्ड से पहले चलिए पहले बता देते केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। क्या है कि इजिप्ट एक कंट्री है। इजिप्ट एक कंट्री है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। उसको पहले अल्केमिया बोला जाता था, अल्केमिया बोला जाता था। यहां के अल्केमियन ने सुना था कि इंडिया में 3 चीजों के बारे में इंडिया की सुना था। एक तो फिलोसोफर्स स्टोन, जिसको अपन पारसमणि के नाम से जानते हैं। पारसमणि, ठीक है ना, पारस पत्थर। और दूसरा एलिक्जर। एलिक्जर का मतलब होता है अमृत। अमृत के बारे में जानते थे इंडियन। और तीसरा यूनिवर्सल
सॉल्वेंट। इजिप्शियन ने यह सुना कि इंडिया के पास ऐसा एक स्टोन है, मणि है, जिसे वो पारसमणि कहते हैं, और इसे आयरन से टच करने पर यह आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? आयरन को या कॉपर को। अब इसको थोड़ा, ये किसने यहाँ पर एक्चुअली फिलोसोफर स्टोन या पारसमणि इंडिया में दी, किसने दी? नागार्जुन ने। याद रखिएगा, नागार्जुन, नागार्जुन ने सबसे पहले पारसमणि उसी ने दी थी, नागार्जुन। ऐसा मानना है कि नागार्जुन ने क्या करा था, जैसे आयरन है, ये आयरन के 3 मॉलिक्यूल में ले लेता हूं। आपको मालूम है कि जो भी प्रॉपर्टी एलिमेंट की होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। 3 आयरन के एटॉमिक नंबर को अगर मिला दिया जाए तो 78 हो जाता है। और अगर अपन गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। और जिस पारे से बनी है यानी कि मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी, जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है, इसको पारा बोला जाता है हिंदी में, पारा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो भैया नागार्जुन के पास ऐसा क्या था, कौन सी टेक्निक थी, और वो इसमें से क्या एक माइनस करता था और इसमें क्या एक प्लस करता था, वो आज तक नहीं पता है। पर जो भी करता हो, अगर इसमें से एक निकल जाए 80 में से, तो ये 79 हो जाएगा, जो कि गोल्ड को AU के रूप में बोला जाता है। मैं यहाँ सोना लिख देता हूँ, सोना, गोल्ड को AU के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें से ऐसा क्या निकालता था कि 79 हो जाता था, और इसमें ऐसा क्या ऐड कर देता था कि ये भी 79 हो जाता था, यानी कि 3 गुना लोहा। जब पारस को, मणि को लोहे से टकराया जाता था तो 3 गुना लोहा सोने में कन्वर्ट हो जाता था। नागार्जुन ने क्या निकाला और क्या ऐड किया, प्रोटॉन किया, न्यूट्रॉन किया, न्यूट्रिनो किया, आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए आज तक और कोई बना नहीं पाया है। तो नागार्जुन ने जिस तरीके ये पारसमणि बनाई, ये इजिप्ट के लोग जिनको एल्केमिया कहलाते हैं, ये पीछे पड़ गए। इन्होंने स्टडी करना चालू करी और पारसमणि बनाने का पूरा प्रयास किया। क्या वो पारसमणि बनाने में सक्सेस हुए? नहीं, वो नहीं हुए। किंतु क्या उनका एफर्ट, उनका प्रयास बेकार हो गया? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस प्रयास से कई मेटलर्जी यानी धातुकर्म, कई मेटलर्जी को अंजाम दिया और सक्सेस हो गए। कई प्रकार के मिश्र धातु बनाने में, यानी कि एलॉयस बनाने में सक्सेस हो गए। दे हैड सक्सेस टू मेटलर्जी एंड मेकिंग ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ द एलॉयस। कई प्रकार के एलॉयस को बनाने में वो सक्सेस हो गए। अब बात होती है अमृत की। तो ये अमृत क्या था? क्या वो इजिप्शियन एल्केमिया वाले अमृत को बनाने में सफल हुए? नहीं। आपको एग्जाम में आ जाए तो आप बोलेंगे नो। किंतु मेरा मानना है कि उनका यहाँ पर भी एफर्ट्स बेकार नहीं गए। आज हमें बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, हम क्या करते हैं? हम मेडिकल पे जाते हैं, कहते भैया दवाई देना। दवाई क्या है? ये अमृत ही तो है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। पर ये जिस सेंस में अमृत की बात की जाती थी, वो सेंस ये था कि एक बार उस अमृत को पिया जाए तो कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा और मृत्यु नहीं आएगी, अमर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो इसमें भी सक्सेस नहीं हुए, और आपको एग्जाम में आया तो आप भी सक्सेस हुए, तो नो में जवाब देना। तीसरा था यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट आज के समय में अगर एग्जाम में आपका आ जाए यूनिवर्सल सॉल्वेंट किससे कहते हैं, तो आप आंखें बंद करके वाटर का नाम लिख के आइएगा, वाटर को। किंतु वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है दोस्तों? इसलिए बोला जाता है
कि अधिकांश यौगिक मीन्स मैक्सिमम कंपाउंड्स इजीली डिजोल्व इन वाटर, आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। किंतु जो एल्केनियन थे वो जिस यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात कर रहे थे वो यह थी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हर चीज भूल जाए, एवरीथिंग शुड बी सोल्यूबल इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो भैया रखोगे किसमें, कौन से पार्ट में रखोगे, जिस पार्ट में रखोगे उसमें तो भूल जाएगा। तो इसमें भी वो सक्सेस नहीं हुए, परंतु उनके जो एफर्ट्स थे ना, उन्होंने इनको बहुत नेम फेम दिया और उन्हीं के नाम से जहां ये काम करते थे ना, जहां ये काम करते थे, जिसको लेबोरेटरी कह सकते हो, उस लेबोरेटरी को ये बोलते थे एल्केमी, एल्केमी, जहां पर ये काम करते एल्केमी। इस एल्केमी से ही आज के समय की केमिस्ट्री बनी है, केमिस्ट्री वर्ड यहीं से आया है। और अल्केमिस्ट से यहां का आया है केमिस्ट वर्ड आया है, केमिस्ट। इस तरीके से इजिप्ट के एल्केमिया से एल्केमी से केमिस्ट्री वर्ड का ड्राइव हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट कर लो। अब बात हो रही है कि ये केमिस्ट्री पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स किससे बना होता है। पहले उस सेंस में जाए, फिर अपन केमिस्ट्री के मेन टॉपिक पे। यहां पर मैं सबसे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो की खासियत, आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, इससे अगर आपको इसी का ही ये ए पार्ट रहेगा, बी पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। दो कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में हमारे इंडियन फिलोसोफर थे कणाद ऋषि, जिसको कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। कश्यप ऋषि का मानना था कि पूरी ये दुनिया, पूरा वर्ल्ड 5 प्रमुख तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये 5 तत्व किसको बोलते थे? ये 5 तत्व, एक तो अर्थ को यानी कि पृथ्वी को, दूसरा आसमान को यानी स्काई, तीसरा वाटर को, चौथा एयर को, पांचवा फायर। इस 5 तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि के बनने की बात करते थे। अब ये जो 5 तत्व हैं, इनको पंच तत्व सिद्धांत, पंच तत्व सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत इंग्लिश में बोले तो पंच तत्व एलिमेंट, पंच तत्व प्रिंसिपल, सिद्धांत बोला ना, इसको हिंदी में अपन जानेंगे, सिद्धांत कहा गया। और कणाद ऋषि का यह भी मानना था क्या, कि ये जो 5 तत्व हैं, ये जो 5 तत्व हैं अति सूक्ष्म अणु से मिलकर बने होते हैं। इन अणुओं को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु, इसको परमाणुवाद भी बोला जाता है। परमाणुवाद किसने दिया था? परमाणुवाद कणाद ऋषि ने दिया था। ये जो परमाणु है, परम अणु, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सके। कश्यप ऋषि का मानना था कि इसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस परमाणु को आज के समय का एटम माना जाता है, एटम। तो एक तो इन एशियन टाइम में कणाद ऋषि थे, दूसरी साइड अगर हम ग्रीक भाषा में बात करें तो ग्रीक में थे डेमोक्रिटस। ये ग्रीक फिलोसोफर था। उसका भी यही मानना था कि सारा ये जगत जो है, पूरा वर्ल्ड वेरी माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दे पार्टिकल्स के नॉट फर्दर डिवाइडेड। इन पार्टिकल्स को फिर से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उसने इन पार्टिकल्स को
एटोमोस कहा। और भाइयों मैं बता दूं कि इसी एटोमोस से आज का एटम बना। जॉन डाल्टन था, जॉन डाल्टन, क्या नाम था? जॉन डाल्टन। ये इंग्लैंड का एक स्कूल का टीचर था मैनचेस्टर में, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। मैं डाल्टन लिख देता हूं बस, डाल्टन। 1808 में इसने एक प्रिंसिपल दिया, इसको एटॉमिक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। और इस एटॉमिक थ्योरी में यही बताया था कि सारे एलिमेंट्स वेरी माइन्यूट पार्टिकल से बने होते हैं। दे पार्टिकल्स के नॉट फर्दर डिविजिबल, उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी उन पार्टिकल्स को उसने यहां से ही लिया था, ये वर्ड यहीं से वो लेके आया था। इसको और क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। और एटम वर्ड जो है यहीं से आया, एटोमस से एटम वर्ड आया। इसने सबसे पहले एटम वर्ड यूज किया, किसने? जॉन डाल्टन ने। और ये इसको इंग्लिश में वर्ड यूज किया और इसमें एक बाकायदा मीनिंग के साथ किया। ए मीन्स कैन नॉट, और टम मीन्स कट। इस तरीके से जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम नाम का वर्ड ले आया। अब बात यह हो रही है कि ये जो क्राद ऋषि ने तत्व कहा था, क्या ये तत्व हैं? तो आज की डेफिनेशन जो मॉडर्न साइंस मानती है उसके हिसाब से ये तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है। तो तत्व वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले? तो दोस्तों सबसे पहले तत्व वर्ड का जो यूज हुआ था वो रॉबर्ट, मैं लिख देता हूं तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट्स। और यह वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था, रॉबर्ट बॉयल। इसलिए रॉबर्ट बॉयल को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रॉबर्ट बॉयल के अकॉर्डिंग तत्व कहते किसको हैं, एलिमेंट कहते किसको हैं? तो एलिमेंट स्मॉल पार्ट ऑफ द matter which consisted same type of the atom, same type of the atoms। इस तरीके से सबसे पहले एलिमेंट का, तत्व का वर्ड यूज रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार तत्व किसी पदार्थ के वह छोटा से छोटा पार्ट होता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ पदार्थ के छोटा से छोटा पार्ट, उसको एलिमेंट कहते हैं। आप चाहे तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं यहां इतना रफ करने जा रहा हूं। बात हो रही है तत्व की, तत्व यानी एलिमेंट की। मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, एलिमेंट्स हिंदी में तत्व। आज कितने तत्वों की जानकारी है? तो आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स की जानकारी है, 118 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स वी have known as today? We have known as elements today about 118। आपको भी सर हमने तो नेट पे देखा था, हमने तो बुक में पढ़ा था, 123 बता रहे थे, और कुछ तो बोलेंगे सर इससे ज़्यादा बता रहे थे, मोर देन 123 भी बोला जा रहा था। आप सब सही हो, आपने सही पढ़ा, किंतु हम यहाँ पर वही बात करेंगे जो एनसीईआरटी बुक कह रही है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन होगा उसी को राइट माना जाएगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स की जानकारी है। दोस्तों इन 118 एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करें कि ये एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं।
तो हम इसको तीन तरीके के देखेंगे। कौन कौन से? एक तो हम देखेंगे मेटल्स, जिसको हिंदी में धातु कहते हैं, धातु। और दूसरा कहेंगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, जिसको हिंदी में अपन अधातु कहेंगे, अधातु। और तीसरे तरीके की कैटेगरी होती है जिसको अपन मेटेलॉइड कहते हैं इंग्लिश में, मेटेलॉइड, जिसको हिंदी में उप धातु कहते हैं, उपधातु। ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें 118 में क्या है? मेटल्स हैं। 7 क्या है? मेटेलॉइड्स हैं, 7। और ये नॉन मेटल कितने हैं? 22। 89 में अगर हम फिजिकल स्टेट देखें, इनकी फिजिकल स्टेट, तो 88 सॉलिड है। सॉलिड कितने? 88। और एक है लिक्विड। क्या है? लिक्विड। लिक्विड यानी लिक्विड यानी तरल, और सॉलिड यानी ठोस। जो एक लिक्विड है उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारा। पारा ये कैसा है? ये तरल है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में होता है। मैं इनको बाद में लिखूंगा, 7 मेटेलॉइड को पहले इनके बारे में लिख देता हूं। नॉन मेटल, नॉन मेटल 3 स्टेट में ही रहते हैं। कैसे? सॉलिड, लिक्विड, चलो पहले सॉलिड, यहां कर देता हूं लिक्विड, और गैस। गैसेस कर देते हैं, सॉलिड्स कर देते हैं। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैसेस यानी गैस। ठीक है ना? तो ये ठोस, तरल या द्रव, द्रव, और ये गैस। तो दोस्तों इनमें 22 में से 10 सॉलिड है, 11 गैसेस हैं, और एक तरल है। तरल कितनी है? लिक्विड 1 है। ये जो एक लिक्विड है इसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन ये एक लिक्विड है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को अपन डिवाइड करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं मेटेलॉइड को लिख रहा हूं, 7 ही मेटेलॉइड के नाम लिखने जा रहा हूं। रब कर दें आप इसको। अब इसको लिखने, मेटेलॉइड कौन कौन सी उनको लिखता हूं। पहली में लिख रहा हूं सिलिकॉन, क्योंकि सीक्वेंस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूं, याद करने के हिसाब से तुमको पता चले इसलिए। Si। दूसरी लिख रहा हूं मैं बोरान, ये मेटेलॉइड है बोरान। और तीसरी में लिख रहा हूं एंटीमनी। एंटीमनी याद रखिएगा, एंटीमनी को, अब इनके नाम हिंदी में भी यही होते हैं। एंटीमनी में ई नहीं होता है, ई आ जाए तो पैसों वाली जो होता वो हो जाएगी, ये पैसों वाली नहीं है, एंटीमनी है, मेटल है एंटीमनी, इसका सिंबल SB होता है। 4th नंबर पे मैं ला रहा हूं एंटीमनी टेल्यूरियम। टेल्यूरियम, जिसको TE से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5th ले आ रहा हूं मैं आर्सेनिक। आर्सेनिक, देखो आर्सेनिक में ये जो एस है उसके बाद ई है, ANE नहीं होता, तो वो सैनिक बन जाता, सोल्जर वाला। आर्सेनिक का सिंबल AS है। और दूसरा 6th नंबर पे मेरे आ रहा हूं जर्मेनियम। जर्मेनियम, और 7th नंबर पे पोलोनियम। पोलोनियम। इस तरीके से ये 7 मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड यानी कि उपधातु है। उपधातु की क्या खासियत होती है? इनके गुण धातु और अधातुओं के बीच के होते हैं, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेलॉइड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। याद रखने का तरीका इनका,
आइए एस बी कर दो। मेरा नाम संतोष बालचंदानी है। क्या नाम है? संतोष बालचंदानी। तो याद भी रखिए एस बी फिर एस बी, एस बी एस बी, फिर से सुनो एस बी एस बी एस बी, फिर टी या टास लिख देना, ठीक है ना, टी, टीज यानी चाय, एस बी टीज, टी ई एस, टीज चाय, फिर जर्मन पोलो गेम खेले, जर्मन पोलो गेम खेले। इस तरीके से शॉर्ट में आप कैसे भी अपने हिसाब से बना के याद रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मेटलॉइड के बारे में आपको बता दिया। क्लियर? मैं इसको रब करने जा रहा हूं और आज के लिए इतना। इसके बाद में मेटल और नॉन मेटल को और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप इसके बाद वाले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।